निवेश कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपको 10 प्रश्न हल करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्न हल करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है इसको आप लोग पूरा हल करिएगा, क्योंकि इसके जो प्रश्न हैं काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, लेकिन परीक्षा में ये प्रश्न आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक का काम करेंगे। समझ में आई बात? यानी ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने उन मित्रों के पास भेजिए कि जो इससे वंचित हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और अंत में आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है हिंदी का वो ये है कि निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। इस 4 ऑप्शन में आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा एक है कि जो तद्भव नहीं है, यानी कि वो क्या है, तत्सम है, यानी कि वो क्या है, तत्सम है। यहां पर देखिए, जो नहीं है उसमें गोला कर लीजिए, तब आपका दिमाग एकदम और फोकस करेगा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा? क्या? तुरंत, आज, धीरज, खरपट। तुरंत बताइए 5 सेकंड के अंतर्गत। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें से जो तद्भव नहीं है वो आपका खरपर नहीं है, इसका तद्भव होता है खप्पर। क्या होता है? खप्पर। जबकि ये तुरंत जो है आपका, ये क्या है? ये तुरंत जो आपका है ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा त्वरित। क्या होगा? त्वरित होगा। आज का अद्य होगा। क्या होगा? अद्य। धीरज का क्या होगा? धैर्य होगा। यानी कहने का मतलब ये देखिए, तुरंत का त्वरित तत्सम होता है, आज का तत्सम अद्य होता है, धीरज का तत्सम धैर्य होता है। और यहां पर ये जो खरपर था ये आपका पहले से ही क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होगा खप्पर। कहने का मतलब इस प्रश्न के हिसाब से आपका तत्सम है खरपर और यही तद्भव नहीं है। आपका ये पहला प्रश्न हल होता हुआ। चलिए, मैं दूसरे प्रश्न की ओर ले चलता हूं। कह रहा है कि संधि में स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 ऑप्शन के माध्यम से आपको बताना है कौन सा सही है। क्या? दीर्घ संधि, दूसरा है यण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है गुण संधि। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किस संधि में स्वरों का परिवर्तन यारा लावा में होता है। चलिए, मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिए इस पर कि देखिए, जो दीर्घ संधि है इससे जो इसमें जो शब्द बनते हैं उसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ वाली मात्रा वाले शब्द इसमें निहित रहते हैं मध्य वर्ण में। और हम बात करें वृद्ध संधि की, इसमें आय की और औ की ये वाले मात्राएं जो है इस शब्द के मध्य में छिपी रहती हैं। और गुण संधि में हम बात करें एक चीज आय की, यहां वृद्ध संधि में आय और औ की। और हम गुण संधि की बात करें तो यहां पर ए की और ओ की, ये मात्राएं वाले शब्द इसमें रहते हैं। और यण संधि में हम बात करें तो इसमें जो होता है क्या होता है? या रा लावा जैसे शब्द इसमें यानी मध्य वर्ण में छिपे रहते हैं। और एक चीज इसको जानने के लिए आप एक चीज और करिए कि ये जब जहां पर या रा लावा ये वर्ण रहेंगे उसके पहले वाला वर्ण आधा रहेगा। ये पहचानने की एक ट्रिक है, अर्थात आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहने का मतलब दीर्घ संधि में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, और वृद्ध संधि में ए और औ, गुण संधि में ए और ओ, और यण संधि में या रा लावा जैसे वर्ण इसमें आते हैं। चलिए, मैं आपको तीसरे प्रश्न की ओर ले चलता हूं। चलिए, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। यानी जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। क्या उसको हम सुलभ कहते हैं कि दुर्गम कहते हैं कि असंभव कहते हैं कि दुर्लभ कहते हैं? 2 सेकंड के अंदर जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए, सुलभ हम उसे कहते हैं जो आसानी से मिले, जो आसानी से मिले उसे हम क्या कहेंगे? सुलभ कहते हैं। और जो रास्ता कठिन हो उसको हम क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं। यानी कि जो रास्ता कठिन हो उसको हम दुर्गम कहेंगे, और जो कार्य संभव ना हो उसे हम असंभव कहते हैं, और जो कठिनाई से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका चौथा ऑप्शन सही है, दुर्लभ कहते हैं। जैसे कि नौकरी जो है पाना बहुत कठिन हो चुका है, यानी बहुत दुर्लभ हो चुका है, तब यहाँ पर आपका ये शब्द, ये ऑप्शन यहाँ पर पूर्ण बैठेगा कि दुर्लभ सही है। और ये इस प्रश्न
प्रश्न के हिसाब से ये तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? तोता डाल पर बैठा है, वाक्य में कौन सा कारक है? हिंदी में बात करें तो 8 कारक हैं। अब बताइए क्या उसमें से करण कारक है कि संबंध कारक है कि अधिकरण कारक है कि अपादान कारक है? जल्दी से बताइए 2 सेकंड के अंदर। चलिए मैं आपको बता दूं कि तोता डाल पर बैठा है, करण का देखिए प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा यहां पर आएगा। संबंध में का, की, के जैसे शब्द उसमें निहित होंगे। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में पर। अपादान में क्या होता है? से अलग होने पर कोई चीज। अब यहां पर ध्यान दीजिए, करण में से द्वारा, संबंध में का, की, के और अधिकरण में पर। अपादान में कोई दो वस्तु या कोई भी चीजें दो अलग होती हैं, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो यहाँ हिमालय और गंगा अलग हो रही हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से बंदर कूदा, अब यहाँ पर बंदर और पेड़ अलग हो रहे हैं तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। अधिकरण में पर आएगा, अर्थात यहाँ पर तोता डाल पर, देखिए पर आया है, यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण आपका जो है ये कारक चिन्ह का यहाँ पर जो है प्रयोग हुआ है। और संबंध में किसी का संबंध, जैसे मेरे पिताजी का, तो यहाँ पर देखिए का आ गया, की आ गया, के आ गया, तो कभी यहाँ पर क्या होगा? संबंध होगा, कर्ण में से द्वारा आता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं। चलिए 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कह क्या रहा है कि कौन सा वर्ण स्पर्श, दंत, सघोष तथा अल्पप्राण है? बहुत अच्छा प्रश्न। अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेपर में। एक में कम से कम 5-5 प्रश्न का समावेशन करके एक ऑप्शन में दिया जाता है। तो क्या ता है, दूसरा है धा है, तीसरा है दा है, चौथा है था? जल्दी से बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको करना क्या है? देखिए ता, था, दा, धा, ना, ये जो है ये पहले आप लिख लीजिए, क्योंकि ये ता वर्ग के वर्ण है। ता, था, दा, धा और ना। देखिए हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और उसमें से एक ही है ता वर्ग है। और हर वर्ग का प्रथम वर्ण ही उस वर्ग का प्रधान होता है। तो देखिए इसका नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4 और ये 5। चलिए अब हम छांटते हैं कि कौन सा वर्ण स्पर्श है। तो देखिए हर वर्ग का वर्णमाला में 5 वर्ग जो है का, चा, टा, ता, पा, ये स्पर्श के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये वाला जो है ये सबको फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी इसी में से अलग हो जाएगा, अंत में एक ऑप्शन बचेगा। फिर कह रहा है दंत। तो देखिए ता, था, दा, धा, ना, इनको कहने में आपकी जिह्वा दांत से यानी दंत से टकरा रही है, अर्थात ये भी आपके ऑप्शन इसके हिसाब से चारों सही है। अब 2 बचे। सघोष, सघोष और अघोष किसे कहते हैं? देखिए हर वर्ग का पहला और दूसरा अघोष कहलाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष कहलाता है। तो यहाँ पर सघोष पूछा था, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी देखिए दा और धा, दा और धा, ये दोनों ऑप्शन इसके साथ सही है, यानी ता और था कट गया। समझ में आई नहीं आई? देखिए सघोष कह रहा है कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कि चारों में से कौन नहीं है। देखिए ना तो पहले से नहीं था, लेकिन हम वर्ग में आपको समझाने के लिए रख दिए थे। दा और धा है तो दा और धा लिख दिए, ता और था इसके अंतर्गत आता नहीं, इसलिए कट गया। अब आइए अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या कहता है कि हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा, यानी 135। अब देखिए ये दोनों कट ही गया था, अब यही आपका दा बचा, क्योंकि धा जो है अल्पप्राण के अंतर्गत आता नहीं है। अब आपका ऑप्शन कौन सही हो गया? दा सही हो गया। तो यानी इसमें से यही एक दा वर्ण है कि जो स्पर्श भी है, दंत भी है, सघोष भी है और अल्पप्राण भी है। ऐसा नहीं है कि स्पर्श और दंत नहीं है, लेकिन जो चारों को फॉलो करेगा वो सिर्फ यहाँ पर दा है। चलिए आगे है 6वां प्रश्न, ये अलंकार से संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है में अलंकार है। जल्दी से बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं पहले समझा देता हूं। श्लेष अलंकार क्या कहता है कि किसी भी वाक्य में यानी कोई भी पंक्ति लिखी है उसमें एक ऐसा शब्द जिसके कई अर्थ निकले, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार में जो पंक्ति लिखी रहती है उसमें सा, सी, से जैसे अगर शब्द आते हैं तब वहां पर उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहता है मन, मनहु, जन, जानहु, अगर शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार।
तो जबकि ना तो यहाँ पर कोई एक शब्द है जिसके कई अर्थ निकल रहे हैं, ना तो सासी से आया है, ना तो जन जानो मन मानो जैसे इसमें वर्ण आए हैं, शब्द आए हैं। तो यहाँ पर यानी कि ये तीनों ऑप्शन कट गए। अब बचा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा ये है कि जब पंक्ति में एक शब्द कई बार आए, एक शब्द एक जैसे कई बार आए और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो। जैसे तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, यहाँ पर दो शब्द तीन तीन बेर बेर, लेकिन यहाँ पर ये तीन का जो है ये सिर्फ एक ही अर्थ दे रहा है, संख्या तीन, लेकिन इस बेर का और इस बेर का बिल्कुल अर्थ अलग है। यमक अलंकार यही कहता है कि जहां पर एक शब्द कई बार आए, एक से अधिक बार आए, दो बार आए, तीन बार आए, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न भिन्न हो। तो देखिए यहाँ पर तीन बेर खाती थी, तीन बेर का मतलब हो गया समय, जैसे कहते हैं गांव में कहते हैं एक बेर दो बेर तीन बेर, तो यहाँ पर एक बेर का मतलब समय से है और वह तीन बेर खाती है। यहाँ पर एक बेर का अर्थ जानते हैं क्या है? एक बेर का अर्थ यहाँ पर फल से है, फल से तीन बेर, तो अर्थात यहाँ पर क्या होगा आपका यमक अलंकार सही होगा। चलिए मैं आपको अब देखिए 6 प्रश्न हो गए हिंदी के, अब 4 प्रश्न आपको मैं जीएस से करवाऊंगा। चलिए जल्दी से देखिए जीएस का यह प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जल्दी से बताइए, आप पढ़े होंगे, मैं इसमें कुछ और आपको मसाला देने वाला हूं। देखिए क्या शारदा नहर है कि कावेरी नहर है कि इंदिरा गांधी नहर है कि ऊपरी गंगा नहर है? जल्दी से बताइए, 2 सेकंड के अंतर्गत जल्दी से बताइए। देखिए अगर हम बात करें भारत की सबसे लंबी जो नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर है। ये सतलज व ब्यास के संगम से निकलती है। ध्यान दीजिए, सतलज और ब्यास के संगम से निकलती है। साथ में बता दूं कि ये पंजाब से होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ध्यान दीजिए, इसका संबंध विशेषकर राजस्थान से है, क्योंकि राजस्थान में कुछ नहीं होता है, कुछ जिलों में बिल्कुल कुछ नहीं होता है। वहां पर राजस्थान के उस जिले को हरा भरा बनाने के लिए जहां पर कुछ नहीं होता है वहां पर इंदिरा गांधी नहर जो है बनाने का प्रस्ताव किया गया। यानी और उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, पंजाब में 132 किलोमीटर इसका जो है क्षेत्र है। साथ में अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में जो इसका क्षेत्र है वो 470 किलोमीटर है। कितना है? 470 किलोमीटर है। और बात करें पंजाब में, तो पंजाब में इसका 132 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। साथ में मैं आपको 2-3 चीजें और बता दूं कि पंजाब में बस इसका जल पेयजल के रूप में यानी पीने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी सिंचाई के लिए नहीं किया जाता। राजस्थान में इसका संपूर्ण जो है प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। यही इस नदी का जो है इस नहर का इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ में हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना मतलब इसकी खुदाई कब से शुरू हुई? तो ये 1927 में, कब से? 1927 में गंगा सिंह के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई थी। और ये जो है राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर जैसे जिलों में, जैसलमेर, मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर जैसे जिलों में ये विशेषकर वहां पर प्रभावित की गई है। और ये राजस्थान के लगभग 10 जिलों में इसका जो है विस्तार है। तो ये रहा पूरा डाटा, आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत में भारतीय कृषि बीमा निगम की स्थापना कब की गई? अगला प्रश्न है 8वां। भारत में भारतीय कृषि बीमा निगम की स्थापना कब की गई? 30 दिसंबर 2002, 20 दिसंबर 2002, 1 जनवरी 2015, 1 दिसंबर 2000। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों के लिए LIC है, वैसे कृषि के लिए क्या है? तो उसके लिए भारतीय कृषि जो है बीमा की स्थापना की गई है कि ताकि, हाँ, इसका उद्देश्य मैं आपको बता दूं, जैसे आप अपने खेत का जीवन बीमा कराते हैं और मान लीजिए जिस फसल पर कराए हैं और वो प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हो जाती है, छीण हो जाती है, तो सरकार की तरफ से आपको कुछ न कुछ मुआवजा जरूर मिलेगा। यही है सरकार की तरफ से इस मतलब बीमा का उद्देश्य। और ध्यान दीजिए ये जो है 20 दिसंबर 2002 को, लिख लीजिए 20 दिसंबर 2002 को, 20 दिसंबर 2002 को क्या किया गया? इसकी स्थापना की गई। तो ये रहा जो है 7 और 8 प्रश्न। मैं आपको 2 प्रश्न आगे ले चलता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में आपका लास्ट प्रश्न है, परिवार में देखिए यानी परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्त्रियों के बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है।
कहने का मतलब आप जानिए कि भारत में 2019 के सर्वेक्षण के अनुसार कितने लोग, कितनी स्त्रियों के अब तक खाते खोले जा चुके हैं? 80%, 98%, 72% या 70%? जल्दी से बताइए, ये आपका करंट डाटा है, आप इसको जानिए क्योंकि करंट के भी प्रश्न आते हैं। मैं आपको सोचा ये बता दूं क्योंकि ये एक रोचक जानकारी भी है और आपका करंट भी है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें 2019 के अनुसार तो अब तक 72%, अब तक कितने प्रतिशत? 72% महिलाओं के जो है खाते खोले जा चुके हैं और भारत में 98% घरों में अब तक बिजली पहुंच चुकी है। कहने का मतलब अब बिजली उनके घर में जलने लगी है। कितने प्रतिशत भारत में? 98%। और भारत में 60% क्या हो गया है? घर धुआं रहित हो गया है। यानी कहने का मतलब अब उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है। कौन सा चूल्हा? जिसमें धुआं निकलता है, यानी कंडे वाला चूल्हा, कंडे लकड़ी वाला, अब नहीं है। 60% कम हो गया है। 40% अब भी कुछ घरों, 40% घरों में अभी भी कंडे और लकड़ियों के चूल्हे जलते हैं। तो ये भी आप डाटा याद रखिए। चलिए अब मैं आपको लास्ट प्रश्न, मधुमक्खी पालन में मधु का एकत्रीकरण और विस्रावित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यानी जो फूलों पर जाकर मधु लेकर आते हैं वो कौन कौन सी मधुमक्खियां होती हैं? क्या नर मक्खी या रानी मक्खी या श्रमिक मक्खी या सभी? जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे आप लोग या बहुत लोग जानते हैं सब मक्खियां जाती हैं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर देता हूं। नर मक्खी का काम क्या है? प्रजनन करना। क्या काम करता है? प्रजनन करना। रानी मक्खी का काम है अंडे देना, अंडे देना। और जो मधुमक्खी है वो फूलों पर जाकर वहां से रस चूसना, उसको लाकर अपने छत्ते में लगाना, ये काम श्रमिक मक्खी का है। किसका है? श्रमिक मक्खी का है। देखिए इनमें से जो मधुमक्खी पालन किए रहते हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रानी मक्खी का करते हैं। ये छत्ते में बड़ी होती हैं, इनको देखेंगे तो बड़ी दिखाई देंगी और इनका ध्यान जो है, जो क्या कहते हैं, जो पाले रहते हैं उनका विशेष ध्यान इस पर रहता है। नर का काम प्रजनन करना, रानी मक्खी का काम अंडे देना और श्रमिक का काम क्या है कि फूलों पर से जाकर वहां के रस को चूसकर वहां पर स्रावित करना, एकत्रित करना, यही काम है। देखिए आपका ये जो है सेशन खत्म हुआ। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बताएं कि आपका प्रश्न कितना सही हुआ है, उसको कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाता हूं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं ताकि परीक्षा में ऐसे यदि प्रश्न आए तो वो छूटे ना। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।